तो क्या बात कर रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स में कुछ मैथमेटिक्स टूल्स हैं जिनको समझने के बाद आपका फिजिक्स इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मैथमेटिक्स टूल्स हैं, जिसमें से एक है बाइनोमियल थ्योरम, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, तीसरा है वेक्टर, चौथा है डिफरेंशिएशन, पांचवा है आपका इंटीग्रेशन। ये 5 ऐसे मैथमेटिक टूल्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आपका फिजिक्स बहुत इजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। या इसे स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। हम वैसे ट्रिगो आपको बता दिए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक समझा दिए हैं। ठीक है, हम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, तो समझिएगा बात को। वेक्टर सदिश विश्लेषण। सबसे पहले समझिए भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज। ये भौतिक राशि होता क्या है समझिए। भौतिक राशि कहते किसको है, तो वह राशि जिनका, है ना, मापन संभव है, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसी राशियां जिसको हम मापा जा सकता है, जिसको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से माप सकते हैं, वैसी राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जितने भी दुनिया में राशि हैं, समझ में आ रहा है, सभी का मेजरमेंट पॉसिबल है, सभी को हम माप सकते हैं। समझे, तो वह राशि जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, जिसको हम माप सकते हैं, उन राशियों को हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो हम किन किन राशियों को माप सकते हैं, जैसे दूरी को माप सकते हैं, वेग को माप सकते हैं, विस्थापन को माप सकते हैं, चाल को माप सकते हैं, साउंड को माप सकते हैं, लाइट को माप सकते हैं। जिन जिन चीजों को माप सकते हैं वो सब के सब भौतिक राशि हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो फिजिक्स में भौतिक के नियमों का पालन करता है, जो फिजिक्स में भौतिक के नियमों का पालन करता है, जो भौतिक के नियमों का पालन करे, है ना, और जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो, ऐसी राशियों को हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा आपसे भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, ऐसी राशि जिसको हम माप सकते हैं, ऐसी राशि जो भौतिक नियमों का पालन करता है और जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिनको हम माप सकते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। याद हो गया आप लोगों को। ठीक है, सबको याद हो गया। आगे बढ़ जाए हम। भौतिक राशि जो होता है वो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर 3 प्रकार के मुख्य हैं, देख लीजिए। सदिश राशि, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। दूसरा होता है अदिश राशि। अदिश राशि पहले जो है हम अदिश को समझते हैं। ठीक है, पहले अदिश राशि को समझते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, दूसरा होता है सदिश राशि, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा होता है टेंसर। तीसरा क्या होता है, टेंसर। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का राशि है। ठीक है, अब समझिएगा अदिश राशि किसको कहते हैं। अदिश नाम से ही पता चलता है, दिश है तो दिशा होगा, दिश मतलब क्या होगा, और उसके पहले ओ लग गया, दिश मतलब दिशा, और उसके पहले ओ लग गया, ओ मतलब नहीं, मतलब दिशा नहीं। बात समझे कि नहीं समझे। और तब इसका परिभाषा क्या बनने वाला है, इसका परिभाषा बनने वाला है वह भौतिक राशि। देखिए, आप भौतिक राशि के ही ना प्रकार है जी, तो इसका परिभाषा होगा वह भौतिक राशि। अब भौतिक राशि कह रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ परिमाण होता है। ठीक है, तो वह भौतिक राशि जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, वह भौतिक राशि जिसका केवल क्या हो, परिमाण हो, है ना, जिसका केवल क्या हो, परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसका कुछ ना कुछ मान निकलता हो, है ना, वह भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। बात समझ में आई। दूसरा है क्या है, सदिश राशि। देखिए 100 के साथ 100 का मतलब होता है 7, 100 का मतलब, और दिश का मतलब होता है दिशा, दिश का मतलब दिशा। और भौतिक राशि के ये प्रकार है, तो इसका तो परिमाण होगा ही, लेकिन परिमाण के साथ साथ क्या होगा, दिशा भी होगा। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो,
वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ क्या हो, दिशा हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। हमको ए से बी तक जाना है और उसके लिए पथ की लंबाई इस तरह से, हम इस तरह से गमन करते हुए जा सकते हैं। देख लीजिए ये पथ की लंबाई है। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें कोई खास डायरेक्शन है, कोई खास दिशा है कि हमको किधर जाना है? नहीं, कोई खास डायरेक्शन नहीं है। देखिए कभी हम इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। किसी भी दिशा में हम जा रहे हैं, कोई खास डायरेक्शन को तय नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, अगर हम चल रहे हैं, ए से बी तक पहुंच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो तय कर ही रहे हैं। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस तय करना हो कर रहे हैं। अर्थात क्या समझ में आया कि इसका परिमाण तो है, ए से बी तक पहुंचने में क्या लग रहा है आपको, परिमाण तो लग रहा है। परिमाण तो बता रहा है कि भाई 10 किलोमीटर चले, पर कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक खास दिशा में जा रहे हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो क्या कहेंगे बताइए? वह भौतिक राशि जिसका सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश राशि कहते। तो आप ए से बी तक जो जा रहे हैं, ये क्या तय कर रहे हैं? लंबाई ही तो तय कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस ही तो तय कर रहे हैं, मतलब दूरी ही तो तय कर रहे हैं। मतलब ए से बी तक में जो आप जो जा रहे हैं वो दूरी तय कर रहे हैं। अर्थात आप बताइए दूरी कौन राशि होगा? दूरी कौन राशि होगा? दूरी अदिश राशि होगा। दूरी कौन राशि होगा? अदिश राशि होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई खास डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए कि इसी चीज में हम ए से बी तक जाना चाहते हैं और ए से बी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई बोलेगा अरे यार उतना क्या घूमना, हम तो लो ना सीधे पहुंच जाएंगे, यहीं लो पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो क्या समझ में आ रहा है? हम सीधे ए से बी तक पहुंच गए हैं। ए से बी तक जो सीधे पहुंचे हैं, तो आप देखिए एक खास डायरेक्शन को फॉलो करते हुए पहुंच रहे हैं, एक निश्चित दिशा को फॉलो करते हुए पहुंच रहे हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्शन से हो रहा है भाई, ए से बी ही जाना है या बी से ए ही जाना है। समझ में आया? तो ये खास दिशा में जो तय किया गया दूरी है, अब उस दूरी को दूरी ना कह करके विस्थापन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्थापन कर देते हैं। तो खास दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन में चूंकि दूरी के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए विस्थापन कौन राशि है? सदिश राशि है। परिमाण के साथ इसमें दिशा है। अच्छा, विस्थापन का खास बात आप ये भी देखो। विस्थापन का खास बात आप क्या देख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, डिस्प्लेसमेंट। इसकी खास बात आप ये भी देखो, ये ए बिंदु और बी बिंदु, अगर हम ए बिंदु से चलना प्रारंभ करें, अगर पथ की रास्ता से लंबाई जो है उसके थ्रू हम अगर चलना प्रारंभ करें, तो बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। लेकिन यही ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ए बी दिख रहा है। एक ए बी है जो कि इस तरह से चला गया है, पथ की लंबाई की सहायता से गया है। ठीक है, इसमें हमको ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ा। एक ए बी यही है, लेकिन ये देखो क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं? विस्थापन किसको कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक परिभाषा ये होगी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। बात समझे कि नहीं समझे? या अच्छा, इसका एक और है ना परिभाषा हो सकता है कि अंतिम स्थिति आपका, मान लीजिए पॉइंट पहले मेरा ए पर वस्तु था और फिर कहाँ चला गया? बी पर पहुंच गया। तो ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना विस्थापन तय करना पड़ा? मतलब ए से बी तक पहुंचने में कितना विस्थापन तय करना पड़ा? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, आपका विस्थापन निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ? याद रखिएगा, विस्थापन बराबर हुआ अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, कोई पूछेगा विस्थापन किसको कहते हैं, तो कहिएगा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। खास दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का फॉर्मूला होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या समझ में आया? विस्थापन कौन राशि है जी? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। और दूरी कौन राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होती है पर डायरेक्शन नहीं होती है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक तीसरे प्रकार का है टेंसर।
नाम से ही पता चलता है टेंसर मतलब टेंशन होगा, इसको क्या जी है, टेंशन ही तो होगा, इसलिए तो टेंसर हो गया क्या जी। तो देखिए टेंसर का उदाहरण आप ले लेते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो बताइए क्षेत्रफल कौन सी भौतिक राशि है? क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश राशि है? कौन बता सकते? दोनों है। क्यों, कैसे? देखो हम बता रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश राशि भी है अदिश राशि भी, अर्थात वह भौतिक राशि जो सदिश भी हो और अदिश भी हो उसे हम क्या कहते हैं? टेंसर। बस समझ में आया? या तो आप ये भी कह सकते हो, देखिए होता क्या है कि कोई कोई भौतिक राशि ऐसे होते हैं ना जिसको आप है ना डायरेक्टली नहीं कर सकते कि यार ये सदिशी है ये अदिशी है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको कभी फील लगे अरे यार सदिश भी हो सकता है अदिश भी हो सकता है, मतलब फील जब हो जाए क्या कि सदिश अदिश दोनों हो सकता है, तब उस कंडीशन में आप जब चूज नहीं कर पा रहे हो कि अदिश होगा कि सदिश होगा, तब उस कंडीशन में सीधा बोल देंगे अरे यार वो भौतिक राशि जो है ना टेंसर। बात समझ में आया? आसान है ना? यस। तो समझो क्षेत्रफल कैसे सदिश है और कैसे अदिश, हम इस बात को समझाते। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप इस आकृति को देख रहे हो, यह आकृति कैसी है? आयताकार आकृति है। यस, आयताकार आकृति में यहाँ से यहाँ तक की क्या है? डिस्टेंस, लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? चौड़ाई है। अर्थात लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यहाँ पर इस आकृति का क्षेत्रफल फिक्स है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आपको हम पूछेंगे बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो कहिएगा अरे यार है ना ए से बी की लंबाई है ना और है ना बी से सी की चौड़ाई दोनों को गुना कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप डायरेक्शन दे रहे हो ना, ए से बी की लंबाई बी से सी की चौड़ाई, डायरेक्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ए से बी की लंबाई बी से सी की चौड़ाई दोनों को गुना कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात यहाँ पर परिमाण तो क्षेत्रफल निकल रहा है लेकिन एक डायरेक्शन के साथ निकल रहा है। क्या दिशा के साथ ना? तो यहाँ पर क्षेत्रफल कौन राशि हो गया? सदिश राशि हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे बताओ बच्चों इस ठोस आकृति का क्षेत्रफल निकालो, लो इसका क्षेत्रफल निकालो, निकलेगा? काहे नहीं, क्षेत्रफल तो निकलेगा ही जी, आप नहीं कैसे बोल सकते हो? क्षेत्रफल इसका भी निकलेगा क्योंकि एक बड़े क्षेत्र को ये छेद रहा है, घेर रहा है, समझे कि ना समझे? क्षेत्रफल तो इसका भी निकलेगा, लेकिन आप इस शेप की क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसका एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसकी भुजा की लंबाई फिक्स नहीं है। क्या जी? इसकी डायरेक्शन फिक्स है कि किस दिशा में भाई भुजा है मेरा, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। अर्थात इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कौन राशि है? अदिश राशि है। यहाँ पर इस आकृति के लिए क्षेत्रफल सदिश है और इस आकृति के लिए क्षेत्रफल क्या फील हो रहा है? अदिश फील हो रहा है। दैट मीन्स क्षेत्रफल सदिश सदिश दोनों है, इसलिए ये क्या है? टेंसर। वैसे इस आकृति का क्षेत्रफल निकल सकता है जब आपको हम क्लास 12th में है ना एरिया ऑफ द कर्व पढ़ाएंगे, वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएंगे, तब बताएंगे। होता है क्या है कि आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक पतली पट्टी बना लो, पतली पट्टी, ये आयताकार पतली पट्टी हो गया। इस आयताकार पतली पट्टी का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। ये चौड़ाई आपका dx मान लीजिए, ये लंबाई आप dy मान लीजिए, समझे ना? और हम इंटीग्रेशन के मेथड से, समाकलन के विधि से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। बस समझे कि समझे? है ना? तो ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे क्लास 12th में। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो याद रखिएगा इसका परिभाषा आपको अपने से कॉपी में नोट करना है। अदिश राशि, सदिश राशि, टेंसर और कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, हम मिटा दें? चलो, नोट कुछ करना है तो कर सकते हो, नहीं तो मिटा दें। मिटा दें? चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, सदिश निरूपण का। सदिश निरूपण, सदिश निरूपण की बात करते हैं। सदिश निरूपण की बात करते हैं। देखिए किसी भी वेक्टर को हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीका। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा ए,
ए लिखा, सपोज करो कि ए किसी ना किसी का परिमाण बता रहा है, चाहे लंबाई में बताए, चौड़ाई में बताए, या इसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ भी है। तो ये जो है आपका कुछ ना कुछ परिमाण को शो कर रहा है। हम सिर्फ ए लिखे तो ए का मतलब 5 मीटर, किसी भुजा की लंबाई 5 मीटर है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 5 ग्राम है, जो भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये ए जो है ना, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ओनली परिमाण शो कर रही है, बस समझ में आया? सिर्फ परिमाण बता रही है। लेकिन जैसे ही हम ए के ऊपर ऐसा वाला डायरेक्शन दे दिए, एरो दे दिए, तीर दे दिए, तो मतलब क्या हुआ? अरे परिमाण भी है और साथ में तीर भी बता रहा है, मतलब दिशा भी तो बता रहा है। तीर का मतलब दिशा, तीर का मतलब दिशा। किसी भी डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एरो। एरो का, तीर का यूज करते हैं, करते कि नहीं करते? तो पहले तो ये अदिश राशि था, लेकिन जैसे ही हमने इस पर एरो दिया, ये कौन सा राशि बन गया? सदिश राशि बन गया, क्योंकि है ना, सदिश का निरूपण हम इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो तुम ए लिख करके ऐसे ऐसे गिनाते रहो, देखो ऐसे ऐसे दोहराते रहो, देखो डार्क करके लिखो, तो ये इस तरह से निरूपण हो सकता है। या तो फिर आप सिंपल ए लिख करके उसके ऊपर डैश दे दो। बोल, क्या मजा आया? देखो कौन सा आसान है, ए लिख करके एरो, इसमें टाइम भी लग रहा है, और इसमें क्या, ए लिखो और डैश दे दो, हो गया। इसमें देखो ए लिखो, ए तो उसमें भी लिखना पड़ा, ऐसे देने के बाद इसमें तुमको ऐसे देना पड़ा, तो कुछ सेकंड ज्यादा लगा, और इसमें क्या खाली ऐसे दे दिया, बात खत्म। ठीक है, तो कौन सा यूज करना है आपको देख लो, बस सदिश का निरूपण आप इन तीनों में किसी भी विधि के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, चलो, लेकिन ये मत कर, ये इसी विधि का यूज करना, ये मत करना, ये थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है। चलो ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा समझते हैं, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। देखिए क्या होता है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका O है, इस O पॉइंट को हम कह रहे हैं मूल बिंदु। क्या कह रहे हैं? मूल बिंदु। इसको हम ओरिजिन कह रहे हैं। पता है ओरिजिन क्यों कह रहे हैं? मूल बिंदु किसको कहा जाता है? जिस बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हो, जिस बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हो, उस बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पन्न होना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ही बिंदु से जब एक, देखो एक सदिश ये हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो एक सदिश ये हो गया ना, ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो एक सदिश ये हो गया। एक देखिए इस दिशा में शो कर रहा है, एक आपका इस दिशा में शो कर रहा है। कितने सदिश आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? कितने डायरेक्शन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 डायरेक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, सबका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे दिए R। तो कितने डायरेक्शन हो गए? 3 डायरेक्शन शो कर रहे हैं, OP, OQ और OR। कर रहा है ना सर? तो आपको क्या बोलेना है? स्थिति सदिश किसको कह रहे हैं? ये स्थिति को बता रहा है कि OP इस दिशा में, OQ इस दिशा में है, OR इस दिशा में, एक स्थिति को शो कर रहा है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? एक ही बिंदु से निकलने वाले, एक ही बिंदु से निकलने वाले 2 या 2 से अधिक सदिश स्थिति सदिश कराते हैं। एक ही बिंदु से उत्पन्न 2 या 2 से अधिक सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। ये स्थिति सदिश का परिभाषा होगी। ठीक है, कोई पूछेगा पोजीशन वेक्टर क्या है, तो क्या बोलोगे? एक ही बिंदु से निकलने वाले या एक ही बिंदु से निकले 2 या 2 से अधिक सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर स्थिति सदिश कौन कौन हो गया बच्चों? एक तो OP हो गया, इसके ऊपर एरो दे दीजिए, OP स्थिति सदिश है। और कौन हो गया आपका? OQ हो गया, OQ हो गया, OQ स्थिति सदिश है। और कौन हो गया? OR, ये भी आपका स्थिति सदिश है। बात समझ में आया? यहाँ 3 स्थिति सदिश बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? अच्छा, एक चीज और आप ये जानना है यहाँ पर आपको, कि यहाँ पर ये जो सदिश होता है ना, ये जो आप सदिश देख रहे होते हो, इस सदिश में ये वाला जो पॉइंट होता है जिसको टेल कहते हैं, टेल मतलब पुछड़ी, टेल मतलब पुछड़ी, टेल समझते हो ना, पुछड़ी समझते हो? यस। और ये इसका हेड होता है, क्या होता है? हेड। तो ये जो टेल जो होता है ना, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन पॉइंट कहते हैं? इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इसको हम आरंभिक बिंदु कहते हैं, आरंभिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होता है, जो हेड होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट।
कौन पॉइंट कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इसको हम अंत बिंदु कहते हैं, एंड पॉइंट भी कहते हैं, इसको एंड पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होता है, एक इनिशियल और एक क्या? टर्मिनल। बात समझे कि नहीं समझे? एक इनिशियल होता है, दूसरा क्या होता है बताओ? टर्मिनल होता है। दो बिंदु होते हैं, एक आरंभिक होता है, दूसरा क्या होता है? अंत होता है। समझे कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, अगर आपने ओपी लिखा है, अगर आपने ओपी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो है ना कोई सदिश ओ से शुरू हुई है और पी पर जाकर के समाप्त हो गई है, इसीलिए डायरेक्शन इस दिशा में है। अगर आप ओपी है और ओपी देखो ऐसे गया है ना, आप ऐसे लिख दोगे डायरेक्शन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या मतलब हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट पी है। देखो ये वाला कुचड़ी कहाँ है? पी पर है। तो इनिशियल पॉइंट पी है, मतलब आरंभिक बिंदु पी है, और ये हेड देखो ओ पर है, अंत बिंदु ओ है। तो क्या इनिशियल पॉइंट पी है और क्या बोलते हो टर्मिनल पॉइंट ओ है? नहीं है ना। इसीलिए इसको शो करने के लिए हम ओपी के ऊपर इस दिशा में और एरो देते हैं, ठीक है ना, कि हम इस दिशा में एरो दे देंगे, इस दिशा में एरो दे देंगे तो रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रॉन्ग, गलती हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए आपका इस ऐसे ही है ना, मूल बिंदु से उत्पन्न हो रहा है ना, तो मूल बिंदु से उत्पन्न 2 या 2 से अधिक सदिश को हम स्थिति सदिश कहते हैं। कोई दिक्कत? एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? हाँ सर। पी को इधर लिख दिया, ओ को इधर लिख दिया, ऐसे एरो दे दिए। हाँ ये भी सही है कि ओ से मेरा पी में जा रहा है, ठीक है। आपका ओ अभी भी इनिशियल पॉइंट होगा देखो, और पी आपका टर्मिनल पॉइंट होगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन, आगे बढ़े। और किसी के मन में कोई प्रश्न आए तो जरूर पूछा करो, ठीक है। गुड जयराम जी, गुड। आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा पॉइंट है विस्थापन सदिश। तीसरा पॉइंट क्या है? विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। अब ये विस्थापन सदिश क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिए। ये आपका इनिशियल पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है। ये आपका इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है। एक स्थिति सदिश का नाम क्या है बच्चा? ओ है ना। और एक स्थिति सदिश का नाम क्या है? ओ बी। 2 स्थिति सदिश है ना, 2 स्थिति सदिश है। और मान लीजिए कि दोनों स्थिति सदिश के हेड कितने डिस्टेंस पर है, अगर आपको ये पता करना तो आप क्या कीजिएगा, ए से बी आप सीधा एक लाइन खींच दीजिएगा, ए से बी क्या कर दीजिएगा, सीधा एक लाइन खींच दीजिएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए से बी आप लाइन खींचे हैं, तो यहाँ पर ए बी जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है। यहाँ पर ए बी जो है आपका कौन वेक्टर है? ए बी जो है आपका कौन वेक्टर है बताइए? हाँ ए बी जो है आपका, ए बी वेक्टर जो है आपका विस्थापन सदिश है। ए बी वेक्टर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। समझ में आया? तो यहाँ पर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और विस्थापन सदिश किसको कहेंगे? विस्थापन सदिश किसको कहेंगे, बड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 स्थिति सदिश के हेड के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, हेड का ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 स्थिति सदिश के हेड के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे कह सकते हो, शॉर्टली कह सकते हो कि 2 स्थिति सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 स्थिति सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन सदिश कहते हैं। हो गया सिंपल सा। देखो ओ ए स्थिति सदिश, ओ बी स्थिति सदिश। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रहे हैं ओ ए और ओ बी, है ना। और एक ही बिंदु से निकलने वाले 2 या 2 से अधिक सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक ही बिंदु से निकलने वाले 2 या 2 से अधिक सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं, ठीक है। अब दोनों स्थिति सदिशों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। देखिए विस्थापन सदिश नाम में विस्थापन है, और विस्थापन अभी हम तुरंत आपको बताएं 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यहाँ पर दूरी न्यूनतम दूरी विस्थापन है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी हो रहा है ना भाई, ए से बी की ओर जा रहा है, अर्थात वो सदिश हो गया, इसलिए यहाँ पर ए भी आपका विस्थापन सदिश हो गया। बस समझ में आया? यस। अब देखिए ए भी अगर विस्थापन सदिश है तो हम क्या, विस्थापन बराबर क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम
ए आपका देखिए क्या है, ए आपका ए पर जो आपका पुछड़ी है जिसको आप टेल कर रहे हो वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा यहाँ पर। ए आपका आरंभिक बिंदु है ना, और बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, अंत बिंदु है क्या जी। अंतिम बिंदु कौन हुआ, और प्रारंभिक बिंदु कौन हुआ, ए। तो कहने का मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति इक्वल टू विस्थापन। अभी तुरंत बताया, इसीलिए आप क्या लिखिएगा, बी यहाँ पर कौन है, बी आपका अंतिम बिंदु है, हाँ बी आपका अंतिम बिंदु है, तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, मतलब बी माइनस ए करोगे ना तभी तो विस्थापन निकलेगा, हाँ या ना। तो लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब बी का स्थिति सदिश क्या होगा, तो बी का स्थिति सदिश ओ भी ना, बी का स्थिति सदिश ओ भी हो गया माइनस है ना, ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या होगा, ओ ए। बात समझ में आया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए भी निकल गया, ओ बी माइनस ओ ए, समझ में आया। अब जैसे कि मान लीजिए कोई विस्थापन सदिश मेरा सी डी वेक्टर है, कोई विस्थापन सदिश मेरा क्या है, सी डी वेक्टर है। इसको समझो यहाँ ध्यान से, सी डी मेरा विस्थापन सदिश। अब देखो ये जो पॉइंट है आपका ये इनिशियल पॉइंट होगा, मतलब सी पर इनिशियल पॉइंट है, सी आपका आरंभिक बिंदु हुआ, और आपका हेड जो है डी पर है, और डी आपका मतलब टर्मिनल पॉइंट हो गया, अंत बिंदु हो गया। और आपका जो विस्थापन सदिश है उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला हो गया अंतिम स्थिति मतलब डी ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस प्रारंभिक स्थिति सी ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो देखिए पोजीशन वेक्टर डी का कैसे निकलेगा भाई, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हेलो ध्यान से सुनिए, किसी का भी स्थिति सदिश निकालना हो तो मूल बिंदु से निकालते हैं, और मूल बिंदु वो होता है ना, मूल बिंदु क्या होता है, वो होता है ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन मूल बिंदु, ठीक है। तो चलो डी का स्थिति सदिश निकालना है तो मूल बिंदु से डी की दूरी, तो मूल बिंदु से डी की दूरी क्या होगी, ओडी होगी ना, ओ और डी होगा, तो ओ से डी हो गया। चलिए, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर हो जाएगा, सी डी विस्थापन सदिश निकल गया, ओ डी माइनस ओ सी। बस क्या कर दिए, डी के साथ ओ लगाए ओ डी माइनस सी के साथ ओ लगाए ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी कर दिए। अगर हमसे कोई पूछेगा पी क्यू, पी क्यू सपोज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पी क्यू कौन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, और हम पी क्यू विस्थापन सदिश निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, पी क्यू विस्थापन सदिश निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम देखो पी क्यू, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्यू का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओपी। क्या आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने सीखा, कौन कौन सीख गए, सब सीख गए, वेरी गुड। अच्छा ई एफ का निकालो तो क्या निकलेगा बताओ, ई एफ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या निकलेगा बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई एफ अंतिम, देखो अंतिम क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, हाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओपी माइनस ओ एफ माइनस ओ, लिख सकते हो ना। अच्छा इसको फिगर बनाते हैं, देखो फिगर सी, देखो फिगर कैसे बनेगा, देखो ओडी और ओसी है, मतलब क्या है कि मूल बिंदु ओ है, ओ से डी हो गया, ओ से सी हो गया, ये हो गया आपका, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। देखिए ना जी, ओडी मतलब स्थिति सदिश, एक भी मूल बिंदु से निकलने वाले एक सदिश, स्थिति सदिश, मूल बिंदु से निकलने वाले एक सदिश, स्थिति सदिश, ओडी स्थिति सदिश, और ओसी भी स्थिति सदिश, ठीक है। अब हमको विस्थापन सदिश निकालना है, तो विस्थापन सदिश क्या है, सीडी है ना, तो चलो सीडी हम डी से सी को मिला दिए। अब तुम ही बताओ डी से सी को तो मिलाएं, एरो किस तरफ होगा, ऐसे एरो होगा या ऐसे एरो होगा, सी से डी की ओर, डी की ओर होगा, ऐसे होगा ना एरो, यस सर। इसका बना सकते हो, इसका बना सकते हो, जल्दी नोट करो, यहाँ तक नोट करो फटाक से जल्दी से, और डिफिनेशन के साथ लिखना है, क्या लिखा दें, हाँ डिफिनेशन लिखा दें कि हो जाएगा आप लोग से, हो जाएगा ना, चलो ठीक नोट करो। बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग को तीनों बातें समझ में आ गई, बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका कॉल है,
फॉर्मूला हो गया फिर। अभी भी दूर का देना हो गया फिर। अब सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश का मापांक। सदिश का मापांक, सदिश का मापांक। देखिए मोड ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं? मोड ऑफ वेक्टर, सदिश का मापांक। अब ये सदिश का मापांक क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अदिश राशि है, अदिश राशि है ना, अभी फिलहाल ये अदिश राशि है। फिलहाल कौन राशि है? अदिश राशि है। फिलहाल कौन राशि बताइए? अदिश राशि है ना। अब हम अदिश राशि है और इसके ऊपर हमने एरो दे दिया, ये कौन राशि बन गया? सदिश बन गया। और जैसे ही अदिश राशि था, इस एरो दिए, सदिश बन गया। और मोड का मतलब होता है कि दोनों तरफ आप उसका पिलर खड़ा कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर दीजिए? पिलर, डंडा, जो बोलना है बोलो। तो हम इसको कहते हैं मोड। इस सिंबल को मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। इसको हम बहुत कुछ कहते हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। और फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है? मोड होता है। क्या होता है? मोड। मोड मतलब होता है मापांक बोलिए, परिमाण बोलिए, मापांक बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। मापांक या परिमाण बोलिए, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, एक ही चीज है, ठीक ना। तो कोई भी सदिश राशि का मोड निकाल रहे हैं, मापांक निकाल रहे हैं, परिमाण निकाल रहे हैं, तो किसी भी सदिश का जब मोड करते हैं तो वो अदिश राशि में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अदिश। इसमें वेक्टर है क्या? इसमें वेक्टर नहीं ना है, इसमें एरो है नहीं है। मतलब यहाँ पर किसी भी सदिश का जब मोड निकाला जाता है तो वो अदिश हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई सदिश राशि है और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, जब हम इसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो भी हमको अदिश राशि मिलता है। देखिए इसमें, देखिए इसमें तो एरो है लेकिन इसमें एरो नहीं है, मतलब ये अदिश राशि और ये कौन राशि है? तो सदिश का वर्ग अदिश हो जाता है। सदिश का वर्ग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अदिश का वर्ग हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? चलो ठीक है। अगला पांचवा है यूनिट वेक्टर। पांचवा क्या है? यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं एकक सदिश। एकक सदिश कहिए या इसको एकांक सदिश भी कहते हैं। एकक सदिश कहिए या एकांक सदिश कहिए, एक ही बात हुआ। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनिए। वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो उसे हम कौन सदिश कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकक सदिश कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। जिस सदिश का परिमाण कितना होता है बाबू? एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए है, और यूनिट वेक्टर को हम एक कैप के द्वारा, देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। कटप्पा नहीं बोल देना है, हाँ ये कप्पा है, कप्पा। कप्पा कहते हैं इसको, KAPPA, कप्पा, ठीक है। या तो हम इसको कहते हैं क्या? एक कैप। क्या बोलते हैं? इसको एक कैप कहते हैं, ए कैप, ठीक है। तो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का कौन सी? मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया? ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला हुआ। ये इसका क्या हुआ बाबू? फॉर्मूला। और एकक सदिश को हम कैसे दर्शाएंगे? कोई अदिश राशि लिख देंगे और उसके ऊपर कैप बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका एकक सदिश हो गया, ठीक है। और एकक सदिश का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक, जो बोलना है बोलिए। ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। अब जैसे कि देखिए हम इसको बताते हैं कैसे हुआ। कैसे हुआ देखिए, समझिए बात को। आपको हमने क्या कहा कि ए के बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और हमने कह रहा है, क्या कह रहा है कि परिमाण जिसका एक हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो जरूर ए कैप का मान एक होता होगा, तब ना हम इसको ए कैप को हम यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। अब देखो हम आपको बताएंगे ए कैप का मान एक कैसे हो रहा है, समझना बात को।
आप जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो ए के बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड होता है कि नहीं होता है? होता है। ऊपर आपका ए वेक्टर, नीचे, और यहाँ ए वेक्टर का मोड है। और आप जानते हो किसी सदिश का मोड जो है अदिश हो जाता है। किसी सदिश का मोड क्या हो जाता है? अदिश। अभी तुरंत बताए हम। तो बताइए यहाँ पर जो ए वेक्टर है इसका जो मोड है वो अदिश हो गया ना। अब ई भी ए वेक्टर, ई भी ए वेक्टर, दोनों सेम सेम रहता है, तो क्या करते हैं? कटा देते हैं। तो ये कितना निकल गया? सर ये नीचे वाला आदिश है ना सर, सदिश हो उसमें जाता वेक्टर नहीं होगा ना सर? नहीं इस साइड में, यहाँ इस साइड तो इस कटाए साइड से। एक मिनट। हाँ, ये क्या हो गया आपका? ये ऊपर ए वेक्टर हुआ और नीचे क्या हो गया आपका? ए हो गया। अच्छा, ये ए हो गया ना। चलो देखो, ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखो आपका ये ए है ना, ये क्या है आपका? अदिश राशि है। अच्छा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कैप मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताओ? ए हो जाएगा। ए कैप मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ए, और इज इक्वल टू क्या हो गया? ए वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ए कैप का मान कितना होता है? एक होता है। ए कैप का मान क्या होता है? ए कैप का मान कितना होता है? एक होता है। तो एक गुना ए करेंगे तो कितना मिलेगा? ए ही मिलेगा। मतलब ए वेक्टर के जगह पर आप क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो। तो ए वेक्टर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैप का मान कितना निकलेगा? ए निकलेगा। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये चीज हमको क्या बता रहा है? ये चीज हमको बता रहा है क्या, देखो ये ए आपका अदिश राशि है कि नहीं? ए आपका अदिश राशि है। और ये क्या है आपका? यूनिट वेक्टर। ये क्या है आपका? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है कि नहीं? और यूनिट वेक्टर को मतलब जब किसी अदिश राशि में कोई यूनिट वेक्टर गुना होता है, जब किसी अदिश राशि में कोई यूनिट वेक्टर गुना होता है तो हमको जो प्राप्त होता है, देखो ए वेक्टर प्राप्त हो रहा है, मतलब हमको सदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सदिश। याद रखिएगा, किसी भी अदिश राशि में जब आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वह सदिश हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? इसके बारे में हम आपको आगे की बात आगे बताएंगे और क्या बातें होती है। ठीक है, ये थोड़ा हम ज्यादा डीप में चले गए। ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना चाहिए था। अभी बस हम लोग परिचय देख रहे थे। ठीक है, पर आपको जो भी बातें बताएं समझ में आई ना? हाँ, समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई है तो हम आगे की बात करेंगे, तब उस समय समझ में आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का बस आप इतना सा ध्यान में रखना कि वह सदिश जिसका परिमाण एक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है समांतर सदिश की। कौन सदिश? समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश किसको कहते हैं? बड़ा ध्यान से समझो। देखो, ये एक सदिश है, इस डायरेक्शन में है। दूसरा एक सदिश है, ये भी इस डायरेक्शन में। ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। दोनों वेक्टर ही है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन देखिए, ए वेक्टर जहाँ लंबाई कम है वहीं बी वेक्टर का लंबाई क्या है? ज्यादा है। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर से बराबर है? नहीं ना। अर्थात बी वेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? कुछ तो होगा। अर्थात इसमें हम किसी अचर पद से गुणा कर देते हैं जिसका नाम क्या है? लेमडा। जिसका नाम क्या है? लेमडा। इसको लेमडा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लेमडा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये लेमडा यहाँ पर क्या है ना? अचर पद है, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी है। बात समझ में आया? अचर पद है, कोई अंक हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मान लीजिए अगर ए वेक्टर 2 है तो बी वेक्टर भी 2 होगा? नहीं, ज्यादा ही होगा ना। तो 2 होगा तो नहीं होगा। मान लो 4 होगा तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब किसी अचर पद से जब मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर होगा। समझ में आया? तो क्या कहेंगे? समांतर सदिश किसको कहेंगे? वह सदिश जिसका डायरेक्शन देखो एक ही है ना, जिसका डायरेक्शन देखो एक ही है ना। ये भी ए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, बी वेक्टर भी आपका इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। तो वह सदिश 2 या 2 से अधिक, हाँ बोलेंगे, तो वैसे सदिश जो एक ही दिशा में हो, वैसे सदिश जो एक ही दिशा में हो, वैसे सदिश जो एक ही दिशा में हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करती हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करती हो, लेकिन इसका परिमाण अलग अलग हो। इसका परिमाण क्या हो? अलग। देखो परिमाण अलग है, ये 2 है, ये 3 होगा, 4 होगा, कहना मुश्किल है। तो वह सदिश
बोलेंगे दो सदिश, दो ऐसे सदिश ऐसे बोल सकते हैं, दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा एक ही हो, समझ में आया, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करती हो, और दोनों का परिमाण अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर सदिश कहते हैं। बात समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? समांतर सदिश में सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसका दिशा एक ही तरफ होना चाहिए। दिशा क्या होना चाहिए? परिमाण से मतलब नहीं, परिमाण बराबर भी हो जाएगा तो भी समांतर सदिश होगा, ठीक है। तो आप सिंपल परिभाषा बोलो, दो ऐसे सदिश जिसका परिमाण, जिसका दिशा एक ही हो, जिसका दिशा एक ही हो और परिमाण अलग अलग हो सकता है, ऐसे सदिश को समांतर सदिश कहते हैं, ठीक है। दो ऐसे सदिश जिसका दिशा सेम हो, जिसका दिशा एक ही हो, लेकिन दोनों का परिमाण अलग अलग हो सकता है, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समांतर सदिश कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब अगला पढ़ेंगे हम लोग समान सदिश। कौन सदिश? समान सदिश को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। देखिए समान सदिश किसको कहते हैं? समान सदिश किसको कहते हैं? देख लीजिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अभी यहाँ पर देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? इक्वल है। जितना लंबाई आपका ए वेक्टर का है उतना लंबाई आपका बी वेक्टर का, दोनों का लंबाई क्या है? आपस में बराबर है। और देखिए दिशा भी दोनों का क्या है? एक ही तरफ है। तो वह सदिश, दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा और परिमाण दोनों एक ही तरफ हो, जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो, दो ऐसे सदिश जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं, उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है। अगला पॉइंट होता है नंबर 8। अगला पॉइंट है विपरीत सदिश। अगला क्या पॉइंट है? विपरीत सदिश को हम ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं, है ना। विपरीत सदिश मतलब अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे बाबू? अपोजिट वेक्टर, निगेटिव वेक्टर कहलाता है। किसको कहते हैं? ऋणात्मक सदिश। देखिए एक सदिश इस डायरेक्शन में है और एक सदिश आपका इस डायरेक्शन में। देखिए ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है इसलिए हम इसको दिखाने के लिए निगेटिव चिन्ह का यूज करेंगे। किसका चिन्ह का यूज करेंगे? निगेटिव चिन्ह। बात समझ में आया? तो बोलेंगे दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उसे हम विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। समझ में आया? दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, उसे हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं, उसे हम अपोजिट वेक्टर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसका जो परिमाण है बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात डायरेक्शन पर है। डायरेक्शन पर है। देखिए दो ऐसे सदिश जो जिनकी दिशा एक ही हो, जिनकी दिशा एक ही हो पर परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे सदिश को हम समांतर सदिश कहते हैं। और यह दोनों सदिश एक दूसरे को कभी काटेंगे? नहीं काटेंगे। समान सदिश किसको कहेंगे? दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश किसको कहेंगे? दो ऐसे सदिश जो जिनकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो, विपरीत हो, है ना, और इनके परिमाण समान हो सकते हैं, समान नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? विपरीत सदिश कहते हैं। अभी यहाँ तो हम क्या बोल रहे हैं? दो ऐसे सदिश जिसके, है ना, दो ऐसे समान सदिश, क्योंकि यहाँ पर बराबर परिमाण को बता रहे हैं, बराबर परिमाण को बता रहे हैं, तो आप कहिएगा दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा विपरीत हो परंतु परिमाण समान हो। दो ऐसे सदिश जिसकी दिशा विपरीत हो और परिमाण समान हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। कोई दिक्कत? लिख लोगे परिभाषा? चलो ठीक है। एक होता है अब जीरो वेक्टर। क्या होता है? जीरो वेक्टर। इसको हम कहते हैं शून्य सदिश। जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। जीरो वेक्टर किसको कहते हैं? देखिए वह सदिश जिसका परिमाण जीरो,
वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जीरो। वह सदिश जिसका परिमाण जीरो उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो किस सदिश का परिमाण जीरो होगा भाई? हमने आपको कहा कि दुनिया में जितने भी भौतिक राशि हैं सभी भौतिक राशि को मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है। जिन जिन भौतिक राशियों का मेजरमेंट, जिन जिन राशियों को मापा जा सकता है, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल हो, ऐसे राशि भौतिक राशि कहलाते हैं। ऐसे राशि क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। तो अब हम कह रहे हैं क्या, जिसका परिमाण जीरो उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं, मतलब उसके परिमाण को नहीं मापा जा सकता होगा। तो वह कौन हो सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ, उसका उदाहरण क्या हो सकता है बताओ, जिसका परिमाण जीरो होगा। तो हम बता रहे, देखो अभी हमने इस तरह से कर दिया, बताइए क्या है? बिंदु है। बस, यस यस। इस पॉइंट का, इस बिंदु के बारे में अगर हम बात करें, इस पॉइंट के बारे में बात करें, तो इसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो मोटाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, अर्थात इसके मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या जी? तो आपका जो है शून्य सदिश का उदाहरण कोई बिंदु हो सकता है, ठीक है, मतलब मूल बिंदु ना, मूल बिंदु ना, मूल बिंदु का कोई परिमाण नहीं होता, इसलिए मूल बिंदु को हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं, है ना। इसको दिखाने के लिए बस जीरो के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। जीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। ये जीरो वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तब मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद।